Hi everyone, in this video we'll be discussing about a basic overview of forensic science. So forensic science क्या है? Forensic science is simply the application of scientific knowledge in the form of scientific principles and procedures in investigation of civil और criminal cases. Simply ये application है scientific methods और techniques का legal system में. And जो term forensic है वो actually आया है एक Latin word forensis से, जिसका मतलब होता है forum, that refers to public or open court. So हमें पता है forensic science is an applied science obviously that is मल्टीडिसिप्लिनरी एंड मल्टीडाइमेंशनल इन नेचर, ये हम आगे समझेंगे. फोरेंसिक साइंस बेसिकली डील करता है जो एविडेंसेस हमने क्राइम सीन से कलेक्ट किए हैं उनके लेबोरेटरी एग्जामिनेशन के साथ. एंड जितने भी फोरेंसिक लैब्स होते हैं दे इंक्लूड वेरियस डिपार्टमेंट्स जो हम आगे डिस्कस करेंगे अभी. सो फोरेंसिक साइंस को हमने मल्टीडिसिप्लिनरी बोला था बिकॉज इट डील्स विद डिफरेंट डिसिप्लिन्स. ठीक है, एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर. सो लेट्स डिस्कस वन बाय वन. सो सबसे पहले व्हेन वी टॉक अबाउट फोरेंसिक बायोलॉजी डिवीजन, इट बेसिकली डील्स विद द एनालिसिस, एग्जामिनेशन एंड रिपोर्टिंग ऑफ बायोलॉजिकल एविडेंसेस यूजिंग बायोलॉजिकल मेथड्स. सो बायोलॉजिकल एविडेंसेस वो हैं दैट आर ऑफ बायोलॉजिकल ओरिजिन. तो इनके एग्जाम्पल्स हम ले सकते हैं बॉडी फ्लूइड्स, डिफरेंट हेयर सैम्पल्स, बोन सैम्पल्स एंड अदर टिश्यू सैम्पल्स. एंड बॉडी फ्लूइड्स जो हैं दैट मेनली इंक्लूड्स ब्लड, सीमेन, सलाइवा, यूरिन एंड वजाइनल और मेंस्ट्रुअल सीक्रेशंस एंड स्वेट कैन आल्सो बी देयर. फोरेंसिक बायोलॉजी जो है वो अपने आप में इज अ वाइडर ब्रांच. इट आल्सो इंक्लूड्स एंथ्रोपोलॉजिकल एविडेंसेस, facial identification, odontological evidences including bite marks and others, and entomological evidences are also there under this forensic biology division. अब यहाँ पे you can see here wildlife forensics is there. Wildlife forensics is a specialized branch that basically deals with investigation of crimes involving wildlife, for example poaching, trafficking of endangered species, illegal hunting and habitat destruction of these wildlife species. अब ज़रूरी तो नहीं है कि हर बायोलॉजिकल एविडेंस का एनालिसिस एंड एग्जामिनेशन डीएनए प्रोफाइलिंग के लिए ही हो. सो जब भी बायोलॉजिकल एविडेंसेस का एग्जामिनेशन डीएनए रिलेटेड क्वेरीज को आंसर करने के लिए किया जाएगा, इट विल फॉल अंडर अ सेपरेट ब्रांच, अ सेपरेट एंड स्पेशलाइज्ड ब्रांच कॉल्ड डीएनए फोरेंसिक्स. सो ठीक है. सो फोरेंसिक बायोलॉजी एक वाइडर टर्म है. सो वाइल्ड लाइफ फोरेंसिक्स एंड डीएनए फोरेंसिक्स एक सब ब्रांच है फोरेंसिक बायोलॉजी के. So next we are collectively talking about chemistry and toxicology or instrumental analysis. So this particular discipline, it mainly deals with analysis and examination of different chemical and toxicological evidences including fire, debris and explosives examination, trace materials examination that can include various trace elements and other evidences as well. ठीक है, seized drugs are there, toxicological evidences are there. ठीक है, and different geological materials examination can also be there. So यहाँ पे you can see gunshot residue और GSR is there. So obviously इसका instrumental analysis तो होता ही है, but ये mainly fall करता है एक separate branch में, that is forensic physics and ballistics. So यहाँ पे you can see forensic physics and pattern interpretation एक साथ दिया गया है, लेकिन इनको हम फर्दर सब डिवाइड कर सकते हैं जिसमें हम फोरेंसिक फिजिक्स एंड बैलिस्टिक्स को एक साथ रख सकते हैं एंड पैटर्न इंटरप्रिटेशन और फिंगरप्रिंट एग्जामिनेशन और डॉक्यूमेंट एग्जामिनेशन को हम एक साथ रख सकते हैं. पैटर्न इंटरप्रिटेशन दैट इज सिंपली हम किसके रेफरेंस में बोल रहे हैं, फिंगरप्रिंट्स के रेफरेंस में बोल रहे हैं. सो फोरेंसिक फिजिक्स एंड बैलिस्टिक्स कलेक्टिवली डील करता है ब्लड स्टेन पैटर्न एनालिसिस, fire marks and tool marks examination, foot marks and tire marks examination. एंड यहाँ पर पैटर्न इंटरप्रिटेशन को हमने फिंगरप्रिंट्स एग्जामिनेशन के साथ रेफर किया है. ठीक है, सो इट विल कलेक्टिवली डील विद द फिंगरप्रिंट एंड डॉक्यूमेंट एग्जामिनेशन. सो ये एक सेपरेट ब्रांच है मोस्ट ऑफ द लैब्स के अंडर, जिसको हम बोलते हैं FPQD या फिर फिंगरप्रिंट एंड क्वेश्चन डॉक्यूमेंट्स डिवीजन. Next we are talking about crime scene investigation that primarily deals with different types of crime scenes and evidences encountered from there.
Disaster victim identification, fire and explosive investigation can fall under this. सो क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन जो है वो अपने आप में एक वास्ट टॉपिक है दैट इन्वॉल्व्स मैनी स्टेप्स इंक्लूडिंग डॉक्यूमेंटेशन ऑफ क्राइम सीन. अब डॉक्यूमेंटेशन ऑफ क्राइम सीन के अंदर एक पार्ट आता है दैट इज स्केचिंग ऑफ क्राइम सीन. ठीक है, अब स्केचिंग के लिए भी डिफरेंट मेथड्स आर अवेलेबल. देन उसके बाद सर्चिंग ऑफ क्राइम सीन इज देयर दैट ऑल्सो इन्वॉल्व्स डिफरेंट सर्चिंग मेथड्स. सो क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन पे भी एक अलग प्रेजेंटेशन बन सकती है, ऑब्वियसली बनती है. सो वी विल डिस्कस क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन इन दी अपकमिंग प्रेजेंटेशन. Another important discipline of forensic science includes digital, multimedia, and cyber investigation. So, this particular division, it collectively deals with different types of digital evidences, speaker recognition, audio, video, imaging, and analysis and examination. सो वाई डू वी कॉल फोरेंसिक साइंस एज मल्टी डायमेंशनल इन नेचर. तो सबसे पहले तो हमने अभी डिस्कस किया है बिकॉज ऑफ इट्स मल्टी डिसिप्लिनरी नेचर. अनदर पॉइंट कैन बी दैट इट डील्स विद डाइवर्स टाइप्स ऑफ एविडेंसेस इंक्लूडिंग फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल, टॉक्सिकोलॉजिकल, digital and cyber evidences. Forensic science has variety of applications that can be used in criminal and civil and disaster context. So disaster context की जब हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पे disaster victim identification आ सकता है. Forensic science incorporates evolving and advanced technologies. So example में हम ले सकते हैं DNA sequencing technologies and digital forensics जो है वो भी advanced technology में fall करता है. ठीक है, forensic science के legal and ethical dimensions भी है that involves expert testimony and maintaining the evidence integrity and many other points are there. So यहाँ पे it can be an important point that forensic science works in collaboration with different fields. So obviously law enforcement and legal professionals are there and ठीक है, specialist में हम बोल सकते हैं कि doctors के साथ and दूसरे professional के साथ भी collaborate करके forensics deal करता है. So, why do we need forensics? So, all we know that in India, the investigation of crime and prosecution of persons having committed the crime are not up to the mark, obviously, and a large percentage of criminals could not be prosecuted properly due to the paucity of the evidences, and some percentages of trials even end in acquittal. So obviously the number of criminals and crimes are increasing day by day, every day. So that's why we need forensics. एक फोरेंसिक एक्सपर्ट या साइंटिस्ट का मेन रोल होता है लेबोरेटरी एनालिसिस, एग्जामिनेशन एंड रिपोर्टिंग ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एविडेंसेस फाउंड एट अ क्राइम सीन. सो जब भी कोई एविडेंस लैब में आता है एनालिसिस एंड एग्जामिनेशन के लिए, so सबसे पहला जो टास्क होता है इज टू आइडेंटिफाई what kind of evidence is this, or we can say what it is, and next attempt is to determine its origin. उसका origin क्या है. उसके बाद where did the evidence come from and how did it get there. So another major role of a forensic scientist is to testify as an expert witness at a trial or hearing. So as an expert witness, what does a forensic scientist do? So he or she presents data, weighs evidence and gives an impartial opinion to the court. And इसके अलावा forensic scientist also performs the scientific research and trains others in the area of forensic science. So the laws of forensic science. So there are mainly 7 principles of forensic science. The first one is the principle of exchange, or we can say principle of mutual exchange. It was given by Dr. Edmund Locard. So this principle, it simply states that whenever two objects come into contact with each other, there is exchange of some materials between them. इसको हम एक बहुत ही सिंपल एग्जांपल से समझ सकते हैं कि जब भी कोई क्रिमिनल अगर क्राइम सीन पे आ रहा है तो या तो वो उस क्राइम सीन पे कुछ ना कुछ अपना छोड़ कर जाएगा या उस क्राइम सीन से कुछ ना कुछ वापस लेकर जाएगा. हम कह सकते हैं कि या तो वो क्रिमिनल कुछ ना कुछ अपना बायोलॉजिकल ट्रेस या ट्रेल वहाँ छोड़कर जा रहा है, या फिर फॉर एग्जांपल अगर वो वहाँ से कोई सॉइल पार्टिकल्स अपने शूज़ के साथ कैरी करके वापस जा रहा है. सो दिस कुड बी ए गुड एग्जांपल ऑफ म्यूचुअल एक्सचेंज. और इसी में हम दूसरा एग्जांपल ले सकते हैं कि अगर कोई सस्पेक्ट विक्टिम के साथ कांटेक्ट में आ रहा है किसी भी तरह से, तो हेयर्स या फाइबर्स जो क्रिमिनल
की क्लोथिंग से है वो क्राइम सीन पे रह सकते हैं या फिर विक्टिम की बॉडी पे या उसकी क्लोथिंग्स पे वो छूट सकते हैं. So next is the law of individuality. So this principle, it simply states that every individual material or object in itself is unique and possesses some unique characteristics that can be used to distinguish them from others. So इसका सिंपल सा एग्जांपल है कि हर मटेरियल ऑब्जेक्ट या इंसान अपने आप में यूनिक है. So we can simply say that no two people are exactly alike. एंड अगर हम मोनो आइडेंटिकल ट्विंस का भी एग्जांपल लेते हैं तो उनका डीएनए प्रोफाइल तो सेम होगा बट फिंगरप्रिंट्स तो यूनिक होंगे दोनों के. सो ये बहुत अच्छा एग्जांपल है दैट नो टू पीपल आर एग्जैक्टली अलाइक. So this principle reinforces the reliability of forensic evidence in the legal system. Now is the law of progressive change. So this principle suggests that all the physical evidence or the crime scene undergoes changes over time due to various environmental factors. So ये principle simply emphasize करता है कि evidence की condition और integrity time के साथ deteriorate हो सकती है जो कि उसकी reliability को impact करता है investigation में. सो इसका एक एग्जाम्पल हम ले सकते हैं कि बायोलॉजिकल एविडेंस सच एज ब्लड और टिश्यू बिगिंस टू डिकम्पोज शॉर्टली आफ्टर डेथ, और या फिर अगर वो किसी क्राइम सीन पे भी है तो वो टाइम के साथ डिटियोरेट या कंटामिनेट होने लगेगा. वेदरिंग ऑफ फिजिकल एविडेंस इज ऑल्सो अ गुड एग्जाम्पल ऑफ दिस पर्टिकुलर लॉ. एंड अगर हम इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस के रेफरेंस में भी बात करते हैं तो हम कह सकते हैं कि जो डेटा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में स्टोर है तो वो सॉफ्टवेयर अपडेट्स के साथ या हार्डवेयर फेलियर्स की वजह से या डेटा करप्शन की वजह से चेंज हो सकता है या डेटा लॉस हो सकता है. The principle of comparison states that only similar things can be compared to each other, and this principle is important in laboratory investigations and it emphasizes the need to provide similar samples for comparison. सो इसका एक सिंपल सा बेसिस है कि लाइक कैन बी कंपेयर्ड विद लाइक. फॉर एग्जाम्पल अगर हमें किसी निग्रॉइड पर्सन का हेयर सैंपल मिलता है क्राइम सीन से तो ऑब्वियसली उसको हम सेम रेस से ही कंपेयर करेंगे ना कि किसी वाइट पर्सन से कंपेयर करेंगे. दूसरा एग्जाम्पल हम ले सकते हैं कि अगर कोई हमें क्वेश्चन डॉक्यूमेंट मिला है, ठीक है, जो कि टाइप रिटन है, तो उसको किसी टाइप रिटन डॉक्यूमेंट से कंपेयर किया जाएगा ना कि किसी प्रिंटेड स्पेसिमेन से कंपेयर किया जाएगा. The principle of analysis focuses on the necessity of correct sampling and packaging of the physical evidences. It states that analysis can be no better than the sample analyzed. So इसको हम बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि किसी भी सैम्पल से एक्यूरेट एंड रिलायबल रिजल्ट्स पाने के लिए उसकी प्रॉपर सैम्पलिंग होनी चाहिए, उससे प्रॉपर पैकेजिंग, प्रिजर्वेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन उसका केयरफुली एंड प्रॉपरली होना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल अगर किसी कॉटन पीस या स्वैब से हमने अगर कोई ब्लड एविडेंस कलेक्ट किया है तो उसको हम एज इट इज़ पैक नहीं करते, उसको पहले ड्राई किया जाता है एंड उसको एयर ड्राई किया जाता है ना कि सन ड्राई किया जाता है. एंड देन उसको प्रॉपरली एयर ड्राई करने के बाद प्रॉपर पेपर एनवेलप्स में पैक करके फर्दर उसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है टू अवॉइड कंटामिनेशन एंड डिटेरियोरेशन ऑफ द एविडेंस. The law of probability. So this principle simply states that all identifications, definite or indefinite, is made consciously or unconsciously are on the basis of probability rather than certainty. So इसको हम समझ सकते हैं कि जितने भी forensic conclusions होते हैं वो probability पे based होते हैं ना कि 100% surety या certainty पे. सो इसको हम बहुत एक सिंपल एग्जाम्पल से समझ सकते हैं. सपोज किसी सस्पेक्ट का डीएनए प्रोफाइल क्राइम सीन से मिला है. सो इस डीएनए प्रोफाइल की किसी रैंडम पर्सन से मैच होने की प्रोबेबिलिटी 1 in 1 million है, जिसका मतलब है कि किसी रैंडम पर्सन से ये डीएनए प्रोफाइल मैच करेगा, इसकी प्रोबेबिलिटी काफ़ी कम है, विच इंक्रीजेज द लाइकलीहुड कि डीएनए प्रोफाइल सस्पेक्ट को बिलोंग करती है ना कि किसी रैंडम पर्सन को. तो हमने प्रोबेबिलिटी के बेसिस पे कंक्लूजन दिया है, सर्टेनिटी के बेसिस पे नहीं. सो लाइकलीहुड हमने बताया कि
लाइक्लीहुड बढ़ रहा है कि ये प्रोफाइल जो है वो सस्पेक्ट की है, ना कि किसी रैंडम पर्सन की. So, law of circumstantial facts is based on the principle that facts do not lie, man can and do. So, इसे हम principle of linkage भी कहते हैं. We can say that the human statement might or might not be accurate, लेकिन जो फिजिकल एविडेंस क्राइम सीन से रिकवर हुआ है, इट कैन इजीली हेल्प द फोरेंसिक एक्सपर्ट्स लिंक अ सस्पेक्ट टू अ विक्टिम. सो इसको हम सिंपली समझ सकते हैं कि फिंगरप्रिंट्स फाउंड एट अ क्राइम सीन आर द मोस्ट वैल्यूएबल टू डायरेक्टली लिंक अ पर्सन टू अ क्राइम सीन. So now we are going to discuss about FSLs and its types. So forensic science labs are essential for criminal investigations and administration of justice. They can be categorized into several types based on their functions and specialties. जो FSLs का accreditation होता है, that is from the NABL, National Accreditation Board for Testing and Calibration Laboratories. There are mainly four types of FSLs in India: the Central Forensic Science Labs, State Forensic Science Labs, Regional Forensic Science Labs, and the Mobile Forensic Science Labs. So, the CFSLs are operated by the Government of India under the Ministry of Home Affairs. And there are a total of 7 CFSLs in India, which are in Delhi, Chandigarh, Hyderabad, Pune, Bhopal, Kolkata, and Guwahati. And these labs handle complex, sensitive, and high-profile criminal cases and serves a range of government and law enforcement agencies, including National Investigation Agency or NIA and CBI, Central Bureau of Investigation. The SFSLs are operated by the state governments functioning under state home departments with overall coordination and technical guidelines from the Ministry of Home Affairs, Government of India. सो हर स्टेट की अपनी SFSL होती है and there are a total of 32 SFSLs in India. These labs handle state level criminal cases and provide support to local police and state investigative agencies and the state judiciary. So now the regional forensic science labs और RFSLs. So हर स्टेट की अपनी स्टेट फोरेंसिक साइंस लैब होती है, ठीक है. लेकिन टिपिकली जो लार्जर स्टेट्स होते हैं या वो स्टेट्स जिनका क्राइम रेट काफ़ी ज़्यादा है, सो इस चीज़ को मैनेज करने के लिए इंक्रीज्ड डिमांड है फोरेंसिक सर्विसेज की. सो उसलिए रीजनल फोरेंसिक साइंस लैब खोली जाती है विच आर ऑपरेटेड बाय दी पर्टिकुलर स्टेट फोरेंसिक साइंस लैब्स. So these RFSLs, they primarily handle local and state level criminal cases and work with various state enforcement agencies like state police, state anti-terrorism squads, and state level investigative bureaus. And there are typically 80 plus RFSLs all over the India. So now the mobile forensic science labs or MFSLs. So these MFSLs are specialized forensic units which are designed to provide on-site forensic services और on-the-spot forensic analysis provide करती हैं ये MFSLs. So these MFSLs ensure quick forensic response, especially in the regions where permanent forensic science labs are not easily accessible. These labs are operated or managed by the forensic science departments of the state and work in coordination with local law enforcement agencies. And there are a total of 529 MFSLs approximately in India. So you can see in this picture, this is how a typical MFSL looks like. So scientific kits are available in these mobile forensic vans. It particularly helps in reaching the crime scene at the earliest to assist the investigating officer or the IO in identifying and collecting the relevant forensic evidences from the crime scenes, victims, and from the suspects. So these vans usually contains the crime scene investigation kit, the DNA sample collection kits are there, semen detection and collection kits are there. Now we are going to discuss about the hierarchy of FSLs. So you can see सबसे पहले आता है हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उसके अंडर है हमारा
मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स और MHA, उसके अंडर वर्क करता है DFSS और वी कैन से डायरेक्टरेट ऑफ फॉरेंसिक साइंस सर्विसेज। ठीक है। देन इसमें यहाँ पे आपको CFSL कोलकाता के रेफरेंस में पूरा चार्ट बताया गया या हायरार्की बताई गई है, बट यूजली सब फॉरेंसिक साइंस लैब्स वेदर इट इज CFSL, SFSL और RFSL, यूजली ये ही हायरार्की फॉलो होती है हर जगह। किसी भी FSL का हेड ऑफ द ऑफिस होता है डायरेक्टर, जिसके अंडर दो विंग्स काम करती हैं या दो डिविजन्स काम करती हैं। वन इज द एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन एंड अनदर वन इज द साइंटिफिक डिवीजन. The administrative division, it typically works in establishment, accounts, purchase and case reception. अब हम ये देख सकते हैं कि साइंटिफिक डिवीजन के अंदर फर्दर सब डिवाइडेड और भी डिविजन्स हैं। बैलिस्टिक्स डिवीजन है, बायोलॉजी डिवीजन इज देयर, केमिस्ट्री डिवीजन है, DNA फोरेंसिक्स या बायोलॉजी डिवीजन हम बोल सकते हैं। बायोलॉजी डिवीजन के अंडर DNA डिवीजन आती है। ठीक है। डॉक्यूमेंट्स डिवीजन भी होती है। एक्सप्लोजिव्स डिवीजन, ठीक है। नारकोटिक्स डिवीजन है जो कि टॉक्सिकोलॉजी के साथ या अंडर फॉल करती है। ठीक है। फोरेंसिक केमिस्ट्री एंड टॉक्सिकोलॉजिकल डिवीजन यूजली एक साथ ही होती है एक टिपिकल लैब में। ठीक है। साइबर डिवीजन और डिजिटल एविडेंस डिवीजन इज देयर। ठीक है। फिजिक्स डिवीजन इज देयर। अभी हमने डिस्कस किया कि हेड ऑफ द ऑफिस है डायरेक्टर, जिनके अंडर काम करता है जॉइंट डायरेक्टर। देन फर्दर दो डिविजन्स होती हैं, एक हमारी होती है नॉन टेक्निकल या एडमिनिस्ट्रेटिव विंग, एक हमारी होती है टेक्निकल कैटेगरी, जिसके अंदर सारी साइंटिफिक डिविजन्स फॉल करती हैं। ठीक है। ये जो साइंटिफिक डिविजन्स हैं ये सब किसके अंडर होती है? ये होती है डेप्यूटी डायरेक्टर के अंडर। अब हमारी जितनी भी सब डिविजन्स है लाइक फोरेंसिक बायोलॉजी, केमिस्ट्री, उन सब के हेड होते हैं या हेड ऑफ द डिवीजन HOD होते हैं। उनकी डेजिग्नेशन होती है असिस्टेंट डायरेक्टर और वी कैन से AD। ठीक है। अब इनके अंडर फर्दर हमारे आते हैं सीनियर साइंटिफिक ऑफिसर, देन उनके अंडर आएंगे हमारे साइंटिफिक ऑफिसर, then comes the junior scientific officer, after that comes the senior scientific assistant, then comes the scientific assistant, उनके अंडर आएंगे हमारे लेबोरेटरी टेक्नीशियन या फिर लास्ट में आ जाएंगे हमारे टेक्निकल असिस्टेंट या लैब असिस्टेंट। नॉन टेक्निकल विंग का भी आप यहाँ हायरार्की देख सकते हो। एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर आता है, देन कम्स द सीनियर असिस्टेंट, देन द स्टेनोग्राफर, लाइब्रेरियन, जूनियर असिस्टेंट, ड्राइवर असिस्टेंट, driver constable, and at last the group D or group 4. So this was all about this presentation. Thank you so much.